दिखता। महल देखने में आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होती है। 10 साल में देश की जनता ने देखा है कि किस किस तरह की बातें मोदी जी कहे और क्या हुआ। एक बात बताइए, आज के भी भाषण में और लगातार प्रधानमंत्री दो बातें कहते हैं, भ्रष्टाचार पर बहुत मुखर होकर बात करते हैं और परिवारवाद पर बातें करते हैं। अब जब भ्रष्टाचार की ही बातें हैं तो हम तो ये बैनर लेकर उनको पूछ रहे हैं ना कि भाई ये शरद चंद्र रेड्डी से आपने 60 करोड़ रुपया क्यों लिया? चूंकि वो तो करप्शन का किंगपिन आप कहते थे, तो चंदा लेते समय आपने जिसको करप्शन का किंगपिन कहा शरद चंद्र रेड्डी को, उससे आपने 60 करोड़ रुपए ले लिए। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसका टर्नओवर से ज्यादा चंदा दे दिया है, प्रॉफिट का 10 गुना 20 गुना या 100 गुना ज्यादा चंदा दे दिया है। तो अब समझिए कि भ्रष्टाचार पर अगर मुखरता से बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने आपका पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आता तो देश को पता नहीं चलता कि जिस भ्रष्टाचार दिल्ली में कहते थे कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, वो शराब घोटाला का तो तार बीजेपी से जुड़ा था। तो ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड आया देश की जनता को सबके सामने। आप जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाए संजीव जी। ये सवाल आपने, ये सवाल शरद रेड्डी वाला, सुनिए ना झा जी, ये सवाल शरद रेड्डी वाला आपने केसीआर से पूछा, जिनको आप दिल्ली के सरकारी स्कूल घुमा घुमा के दिखा रहे थे, वो आपकी बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि 66% अगर बीजेपी को दिया है तो बहुत मोटी रकम तो बीआरएस ने भी लिया है, जो बहुत सर्टिफिकेट दे रहे थे आप लोगों को कि बहुत गजब की सरकार चल रही है। उनके लिए भी एक प्लकार्ड उठा लीजिए। गजब बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये बात तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही थी। और शराब घोटाला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ना कि पी सरचंद रेड्डी 100 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिया। और आज उसी पी सरचंद रेड्डी से आपने 60 करोड़ रुपया, आप कहते हैं शराब सवाल 20 से पूछिए, एक के बदले दोनों से पूछिए। तो प्रधानमंत्री से बनता है ना, प्रधानमंत्री बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बातें करते हैं। नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए ना, परिवारवाद पर बातें करते हैं। एक बात बताइए, कल वो बिहार की रैली में थे और चिराग पासवान जी के यहाँ रैली कर रहे थे, तो भाई परिवारवाद इतना ही बुरा था तो आप अनाउंस नहीं करते ना। किसकी पार्टी है ये? चिराग जी की पार्टी। परिवारवाद का क्या ये संकेत है कि सिंबल है कि नहीं है? भाई आप यूपी में रैली कर रहे हैं, अपना दल किसका प्रोडक्ट है बताइए ना आप। तो आप अगर परिवारवाद की बात तो बाहर करते हैं, परिवारवाद समेटते हैं, भ्रष्टाचार के छोड़ूंगा नहीं। तो हम अब देश को यह लगता है जब कहते हैं भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, मतलब हम अपने में जोड़ लूंगा, बाहर नहीं रखूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी हो गई है भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी। क्योंकि जितने भी नेता, चाहे वो अजीत पवार रहे हों, चाहे शिवेंदु अधिकारी रहे हों, आपको नामों का सिलसिला तो अब लोगों को याद हो गया है। ये सब लोग जिनको प्रधानमंत्री कहते थे भ्रष्टाचार होगा, जिनके नेता कहते थे चक्की पीसेंगे जेल में, वो भारतीय जनता पार्टी में आज है। ठीक है, तो मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप दोनों से अब मेरा सवाल है, शशि शेखर जी आपके साथ शुरू करते हुए, ये 182 पीक में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व था 182 सीटें आती थी, और अब प्रधानमंत्री के साथ 282, 303 नरेंद्र मोदी ला रहे हैं। ऐसे में ये क्या कहता है, कितना बड़ा चैलेंज है? और अगर 25% लोग ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी शीर्ष पर नहीं होते, लीडर नहीं होते, तो हम वोट नहीं करते बीजेपी के लिए, ये क्या कह रहा है? देखिए, मैं सिर्फ आपके आंकड़ों पर टिप्पणी करूंगा, मैं अभी बहुत सी बातें और हुई उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये आंकड़े 3-4 बातें कहते हैं। पहली बात ये कि अटल जी वाकई एक चमत्कारी नेता थे, बड़े गजब थे, लेकिन अटल जी की प्रतिभा का लोहा उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ा था जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात में 13 साल दिखा चुके थे। मुझे खुद याद है, इसी चैनल पर लाइव हम लोग दिखाते थे कि कैसे गुजरात में भूकंप आया, और साल भर बाद की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी चैनल पर लाइव। मुझे बिल्कुल उसके एक एक हरफ, एक एक चीज याद है कि कैसे कच्छ में परिवर्तन हुआ था। तो एक 13 साल की हिस्ट्री लेके नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो हिस्ट्री थी वो थी एक विपक्ष के बड़े नेता की, एक स्टेट्समैन की। ये काम करने वाले मुख्यमंत्री की स्ट्रेटजी थी, छवि थी, जिसमें वो गुजरात मॉडल लेकर आए थे। अब दूसरी बात, पिछले 2019 से उन्होंने 2014 से ज्यादा सीटें जीती। क्यों जीती? क्यों? कहीं ना कहीं वो ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे मतदाता को कि देश सही रास्ते पर चल रहा है और मेरा साथ दीजिए। आज आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, हर बात पे मोदी की गारंटी। और वो नहीं, शशि जी यही नहीं रुकता है, मोदी ने घुस के मारा। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना,
मोदी ये कर रहे हैं, मतलब मोदी के इर्द गिर्द जो पूरा ताना बाना है उसकी वजह से उनमें विश्वास बहुत बढ़ता है। बिल्कुल, तो ये इसमें कहीं दो राय नहीं कि मोदी की गारंटी देते समय वो बहुत से ऐसे चीजों को गिराते हैं जो 10 साल में हुई हैं। आज के ही उनके भाषण देख लीजिए कि 10 साल में इकोनॉमी को उन्होंने बताया है। अब 2024 की बात, 2014 और 2019-24 में कोई लड़ाई नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन लोकतंत्र की अपनी खूबी है, उसके बारे में सिर्फ आंकड़ों से कोई बात नहीं कही जा सकती। और इसके लिए हमें कुछ इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे राजीव गांधी अक्सर याद आते हैं। मैं उस समय भी पत्रकारिता में था सौभाग्य से, और सेंट्रल हॉल में लोग कहा करते थे कि अरे साहब हमारे पास तो इतनी सीटें हैं और हमारा नेता इतना सहनशील है, नहीं तो चाहे तो संविधान बदल सकते हैं वो और अपने को युवराज या राजा घोषित कर सकते हैं। ये हंसी में ही बोलते थे, लेकिन लोग बोलते थे इस तरह से। और अगला चुनाव हुआ, 200 सीटें भी उनको नहीं मिली 1989 में। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लगातार मेहनत करने से होता है, और वो मेहनत आपके स्क्रीन के बीच में अभी भी दिखाई पड़ रही है। अंजना, बिल्कुल। और यही संजय जी, मैं इस सवाल को थोड़ा पलट के अब आपके पास लेना चाहती हूं, क्योंकि आपका ये जो डेटा है CSDS का, जो ये बता रहा है कि बहुत लोगों के लिए मायने रखता है कि नरेंद्र मोदी नेतृत्व करे, और वही नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है बीजेपी के। मेरा प्रश्न आपसे पलट के है, इस पर तो आप अपना एनालिसिस दीजिएगा ही, क्या विपक्ष की तरफ से एक प्रबल नेता का नहीं होना, जिसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच भारी है, सबसे बड़ा हैंडीकैप नहीं है विपक्ष का? हैंडीकैप तो है, लेकिन क्या सबसे बड़ा हैंडीकैप है? मैं नहीं मानता कि सबसे बड़ा हैंडीकैप है। सबसे बड़ा हैंडीकैप है विपक्ष के लिए एक नैरेटिव का नहीं होना, एक ऐसा पॉजिटिव नैरेटिव जिससे आप उन लोगों को अपनी ओर ला सकें जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। ये भी हैंडीकैप है। एक नेता का नहीं होना, ये भी एक हैंडीकैप है। मुझे लगता है अंजना जी, अगर मैं लोगों से जब बातचीत करता हूं, जब हमारे सर्वेक्षण होते हैं, तो एक अंदाज में ये कह सकता हूं, आज 5-6% वोटर ऐसे दिखते हैं जो मन मार कर बीजेपी को वोट देंगे। कहने का मतलब बहुत पहली पसंद नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम आपकी बातों से सहमत भी हो जाएं, लेकिन फिर वोट दें किसको? विपक्ष में, क्योंकि